नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, फैंटास्टिक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी गाउस के पहले अनुप्रयोग के बारे में बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला जो अनुप्रयोग था वो था अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार था जिसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात की थी। और आज अपन बात करने वाले हैं अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर बेटा चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी नई क्लास डालूं आपके पास में फटाफट पहुंचे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड वाला थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं गाउस के सेकेंड अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। देखो, सेकंड अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। आप इसे बेटा चद्दर भी बोल सकते हो, एग्जाम के अंदर चद्दर नाम भी आ सकता है। परत या चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके बारे में बात करनी है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक परत, चद्दर भी बोल सकते हो। यहाँ पे प्लेट कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा बेटा? प्लेट की जो थिकनेस मतलब प्लेट की जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है, जबकि चद्दर की बात करें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास में एक कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी की जो मोटाई है वो ज़्यादा है, तो ये क्या होगी बेटा? एक प्लेट हो गई। अगर मैं इसी को ओपन कर दूं और इसका एक पेज लूं, है ना, एक पेज लें, जैसे मैं इसकी बात कर लेते हैं, ये आ गया। अब ये है चद्दर या फिर कोई परत। ये देखो कितना पतला है। इस चद्दर के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे भी आवेश है, पूरे के ऊपर आवेश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी प्लेट के ऊपर अगर आवेश लेके आऊँ तो आवेश यहाँ पे भी मोटाई है, यहाँ पे भी मोटाई, यहाँ पे भी मोटाई है। फिर इसको अगर मैं पतले पतले सिरे मतलब इसको पतला पतला तरीके से काटूंगा तो जो पतला बनेगा, पतला बनने पर जो यहाँ पे आवेश थे वो यहाँ पे आवेश नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे अपन को बात किसकी करनी है? परत की बात करनी है, चद्दर के बारे में बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा डायग्राम की ओर चलते हैं, फिर इसकी रामायण के बारे में अपन को इसको लिखेंगे। ठीक है, रामायण की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जबरदस्त अपन को एक डायग्राम बनाना है। देखो, ये बनाया मैंने चद्दर। ये बनाया मैंने एक चद्दर। ठीक है बेटा, ये बनाई मैंने एक चद्दर। हमने लिखा है समरूप आवेशित, मतलब सारे के सारे आवेश है वो कहाँ पे वितरित होंगे? यहाँ पे वितरित होंगे। तो मैं लगा देता हूँ आवेश। लो, टिचिक 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 टिचिक, लगा दो आवेश 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 आवेश। ठीक है बेटा, आवेश अपन ने लगा दिए। ठीक है, ये जो परत है, इस परत के केंद्र बिंदु O से, यहाँ पे इसकी कोई केंद्र बिंदु है O, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर मैंने कोई पॉइंट P लिया है, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो मैं इसी को देखते हुए सबसे पहले पॉइंट डाल लेता हूं, पहले वाला, विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले जो आवेश है वो मेरे को सारे के सारे जो आवेश दिखाई दे रहे हैं वो मेरे को दिखाई दे रहे हैं धनावेश। अब धनावेश आवेश के कारण डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की कौन सी साइड होनी चाहिए, ये अपन ने पहले वाले टॉपिक के बारे में बात की है, तो वैसे ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन कौन सी साइड होगी बेटा? बाहर की साइड होती है। अगर यहाँ पे मैं ऋणावेश लेके आता कौन सी साइड हो जाती? अंदर की साइड हो जाती। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले देखो,
मान के चलो जैसे मैंने यहाँ पे इस आवेश को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस आवेश को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही समान लंबाई, जैसे यहाँ पे भी स्मॉल एल लंबाई लेके चलूंगा तो यहाँ पे भी स्मॉल एल लंबाई चलूंगा, ठीक है, ले लिया। अब इस पे ढेर सारे आवेश, क्यू आवेश हैं, तो इस आवेश को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी क्यू आवेश लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डी क्यू आवेश लिखूंगा। और ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू आवेश लिख सकता हूँ, ठीक है। डी क्यू आवेश होगा। सीधी सी बात है, मैंने एक छोटे आवेश को यहाँ पे ले लिया, अल्फांस आवेश को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो, सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करना, तो मैं एक आवेश के बारे में बात करते ही मेरे को सभी आवेशों के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं इस आवेश के बारे में बात करता हूँ। यहाँ से इस आवेश से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस पॉइंट P पर क्या होगी वो सबसे पहले बात करते हैं। तो डायग्राम की आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, ऐसे ही इधर करना अपन को, ठीक है। अब देखो, इस आवेश के कारण जो डायरेक्शन होगी बेटा वो तो होगी इस साइड, बाहर की साइड। जो मैंने दिया है इसको DE1, या फिर आप इसको तो दे दो E2 दे दो, और इसको मैंने दे दिया DE2, सॉरी E1, ठीक है, DE1 दे दिया। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, या फिर और आगे बढ़ा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एंगल थीटा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, थीटा ही होगा। यहाँ पे जो भी एंगल थीटा होगा वो यहाँ पे भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। सर, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपके साथ में इस साइड में आई है, इस आवेश के कारण इस साइड आई है। तो क्या मतलब डायरेक्शन पॉइंट P पे दोनों की जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो गई, लेकिन इसके बीच की बात करूँ और इसके बीच की बात करूँ तो इनका परिमाण बेटा सेम है। तो परिमाण व सेम, दिशा भिन्न भिन्न होने के कारण देखो जरा, थीटा एंगल भी लगा हुआ, तो ये घटकों में वियोजित हो रहे हैं। अब घटकों में वियोजित करेंगे तो थीटा के साथ में कौन सा घटक लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन DE1 कोस थीटा, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे अपन यहाँ पे DE2 कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं विदाउट थीटा की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, DE1 साइन थीटा। क्या लेते हैं, DE1 साइन थीटा। और दूसरी साइड की बात करें तो DE2 साइन थीटा। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसकी पूरी रामायण लिखते हैं। जैसे सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। माना एक अचालक परत है जिसे Q आवेश से आवेशित किया जाता है, ठीक है, आवेशित किया जाता है। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है मेरे भाई, P स्थित है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गई इस डायग्राम की पूरी रामायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इसकी पूरी हो गई, क्या हो गई बेटा, रामायण हो गई। अब बात कर लेते हैं। देखो, मैंने बोला आपको कि इस आवेश के कारण इस पॉइंट P पर DE2, इस आवेश के कारण इस पॉइंट P पर DE1 आ गया, ठीक है। दोनों घटकों में वियोजित हो रहे हैं। घटकों में वियोजन होने के कारण देखो, थीटा एंगल पे अपन हमेशा लेते हैं कोस थीटा। तो मैंने इस डायरेक्शन के अंदर ले लिया DE1 कोस थीटा, और फिर इसी डायरेक्शन में इसके लिए ले लिया मैंने DE2 कोस थीटा। अब ये देखो, विदाउट थीटा में क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं बेटा। तो DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा। बात कर लेते हैं, पूरी जो सिस्टम बना हुआ है, पूरा जो डायग्राम बना हुआ है, इससे एक ही बात समझ में आती है जो मैं आपको बोल के बताने वाला हूं, ठीक है। फिर पूरी बात अपन यहाँ पे एक छोटी सी लाइन का अकॉर्डिंग, उस छोटी सी लाइन के द्वारा ही अपन पूरा समझ जाएंगे। तो बात को समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, इस आवेश का कारण यहाँ पे मैंने निकाला,
इस आवेश के कारण मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है, जो भी समीकरण मैं बनाऊं या फिर बना लेता, हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि मैं इससे पहले निरक्ष में भी ऐसा निकाल के आता हूं, ठीक है। तो वहां से ऐसा कैसा उठाते हैं, बस यहाँ पे एक छोटे आवेश के बारे में बात हो रही है, वहां पे एक पूरे आवेश के बारे में बात हो रही थी। तो देखो बात को समझते हैं कैसे करते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 परिमाण में समान व दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इनका घटकों में वियोजन करने पर, ठीक है, घटकों में वियोजन करेंगे तो देखो निरक्षीय घटक मेरे पास में ये रहा। निरक्षीय घटक DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा परिमाण में सेम है, समान है, लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण देखो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं मेरे भाई। क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले की बात है, जबकि अक्षीय घटक तो ये रहा अक्षीय घटक। अब जो अक्षीय घटक है इसमें देखो DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, क्या दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है, दोनों का परिमाण सेम है। तो परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, इनकी तो हमें बात नहीं करनी और इनकी भी नहीं बात करनी है। बचा क्या है? सिर्फ ये वाला बचा है। तो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ने के कारण देखो सिर्फ मेरे पास में ये बचा है। तो अतः है विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन बेटा होगी वो कौन सी दिशा में होगी? अक्षीय दिशा में होगी। तो जो मैंने पूरी बात बोली है वो आप एग्जाम में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये आपके पास में एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऑप्शन है आप लिखना चाहो तो ठीक है, वरना डायरेक्टली बता सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अक्षीय दिशा में होगी। बाद में आप अपना कार्यक्रम आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। शुरुआत करते हैं। देखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में होगी। अब मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बेटा डायरेक्शन का पता लग गया है। जो इसके ऊपर जितने भी आवेश हैं उन सभी आवेशों के कारण मेरे को डायरेक्शन मिलेगी इस साइड में, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मेरे को बात करनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अभी तो मैंने सिर्फ क्या निकाला यहाँ पे, और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बात की है। अभी मेरे को किसकी बात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे को साफ कर लेता हूँ, फिर अपन नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, पहले साफ करते हैं इसको। देखो अपन को दिशा मिल गई है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी दिशा में मिली है? अपन को अक्षीय दिशा में मिली है, ठीक है। डायग्राम दोबारा बढ़िया तरीके से पूरा वापस बनाएंगे। देखो जरा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वापस वही मेरे को एक शीट बनानी पड़ेगी, बना दी। ये मैंने एक शीट बना दी आपके लिए, ठीक है। वापस वही टिचक टिचक, इसके ऊपर जो आवेश है वो समान रूप से वितरित है। बना दिए बना दिए बना दिए बना दिए बना दिए बना दिए और बना दिए, ठीक है। ये बात भी हो गई। अब देखो बेटा बात किसके अंदर चल रही है? गाउस के अनुप्रयोगों के अंदर बात चल रही है, गाउस के नियम की बात हो रही है। अगर गाउस का नियम या फिर गाउस की प्रमेय इसके ऊपर यूज करोगे तो गाउस का नियम कहता है कि मेरे को तो बंद पृष्ठ की परिकल्पना करनी पड़ेगी, बंद पृष्ठ मेरे को तो चाहिए, ठीक है। तो वापस सेम वही बात कर लेते हैं। इन सभी आवेशों में मेरे को कुछ न कुछ आवेश चाहिए। सेम बात है, इस आवेश की बात कर लो तो इसकी मतलब मेरे को कुछ न कुछ आवेश चाहिए। उन आवेशों के कारण मेरे को पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, ये मैंने बनाया एक गोला बना दिया, इसके यहां से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P रख दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर ही मैंने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली है। डायग्राम अगर थोड़ा छोटा लगे तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। इतना ही इसी के अंदर जाएगा तो बाहर की साइड निकलेगा तो और बनाएंगे। देखो थोड़ा इधर बना दिया, सीधा बनना चाहिए भाई। लो बना दिया, ठीक है। स्मॉल r दूरी है बीच की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P रखा हुआ है। अब जितने भी आवेश हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आवेश हैं। एग्जाम्पल या फिर वैसे समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल के तरीके से समझते हैं। देखो ये है वो शीट,
ठीक है, ये है ये सीट, सभी की सीट के ऊपर मेरे को यहाँ पे प्लस का आवेश, प्लस का आवेश, प्लस का आवेश, प्लस का आवेश और प्लस का आवेश, प्लस का आवेश लिख लेते हैं आपके लिए। लो मैंने आपके लिए यहाँ पे आवेश भी बना दिए। ये वो है पतली वाली शीट। अब मैंने बोला बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, उसको भी बनाते हैं अपन। देखो कैसे बनाते हैं, फटाफट देखो मेरे भाई। बन रहा है ये देखो, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन गोल है, ठीक है, दिख रहा है आपको कैसे दिख रहा है, ठीक है, देखो देखो अब इसके अंदर जैसे आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे होल नहीं निकाल दिया, होल नहीं निकाला, जो यहाँ पे आवेश है मैं उसी के बारे में बात करूँ, वरना ये ऐसे बेलनाकार पृष्ठ डाले हैं कैसे, ठीक है, तो देखो डालते हैं इसके अंदर, कैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ये देखो, ये जिसकी बात कर रहे हैं वो बना दिया मैंने, ठीक है। अब जहां पे इसकी बात करें, यहां से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है, इसके सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, जो इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने बना रखा है, ठीक है। इसके ऊपर आपको निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड निकालोगे, इन्हीं आवेशों के कारण तो यहाँ पे निकलेगी, तो दूसरी साइड भी निकालेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा सर आप इसके अपोजिट साइड निकाल रहे हो, इसकी विपरीत दिशा में, नहीं, क्योंकि उस शीट के दूसरी साइड, जैसे मैं इधर की बात करूं, इधर भी मेरे पास में प्लस के आवेश ही है बेटा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बनाया है उस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया, इसके ऊपर सारे आवेश हैं, इस पृष्ठ के ऊपर जितने भी आवेश हैं, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो होगा सिग्मा, ठीक है। सिग्मा के बारे में बात करें, इस पे जितने भी आवेश हैं वो सारे सिग्मा के रूप में डिनोटेड है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले अपन इसकी रामायण लिख लेते हैं। देख लो बेटो कैसे बनाया मैंने, ठीक है, देखो ये बना दिया, ठीक है, दिखा आपको। ये सबसे पहले रामायण के बारे में बात करते हैं। देखो क्या करते हैं, धीरे धीरे मैं सरफेस के ऊपर भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बी पॉइंट डाल के यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। थोड़ी रामायण वापस वैसे ही लिखते हैं। माना एक अचालक परत है जिसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, ठीक है बेटा, बिंदु P स्थित है, जिसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिल्कुल सर ज्ञात करनी है। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, न कि रेखीय आवेश घनत्व बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है, क्या है, सिग्मा है। अब देखो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, गाउस का नियम लगाया, गाउस की प्रमेय लगाई। गाउस का प्रमेय लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे देखो क्या करना पड़ा, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करनी पड़ी, परिकल्पना करनी पड़ी, ठीक है। तो देखो लिखेंगे बात यही, गाउस के नियम के लिए एक बेलनाकार
गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? चयन करते हैं या फिर इसकी परिकल्पना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोल सकते हो। गाउस के नियम के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये डायग्राम के बारे में बात होगी। इस गाउसीय मतलब अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे भी कुछ न कुछ आवेश है। अब जिसके अंदर आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो आवेश के बारे में बात करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ में टोटल आवेश के बारे में बात करते हैं। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध या फिर टोटल परिबद्ध कुल आवेश टोटल आवेशों की बात करें तो मैं यहाँ पे आपके सामने लगा सकता हूँ समेशन क्यू। ठीक है, जैसे कि आपने पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एस। मेरे को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? क्यू की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस के बारे में बात करेंगे। तो वैसे यहाँ पे लिखेंगे समेशन क्यू इक्वल्स टू सिग्मा एस। ठीक है, फिर उसके बाद देखो गाउस के नियम से गाउस का फॉर्मूला जो होगा वो लिखेंगे अपन गाउस के नियम से देखो फाई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू होता है समेशन क्यू अपॉन में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा, समीकरण 1 से बात करेंगे तो फाई इक्वल्स टू बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन में क्या आएगा मेरे पास में? एप्सिलॉन नॉट आ गया, मतलब फाई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है आपको यहाँ पे 3 सरफेस दिखाई दे रहे होंगे, 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं पहले वाले पृष्ठ की बात कर लूँ S1 दिखाई दे रहा है S1, दूसरे वाले पृष्ठ की मैं बात करूं S2, तीसरे वाले में पृष्ठ की मैं बात करूं कौन सा बेटा? S3। ठीक है, कितने सरफेस हो गए? 3 सरफेस हो गए। इसको मैंने बोला बायां वर्ताकार पृष्ठ, इसको मैंने बोला दायां वर्ताकार पृष्ठ और इसको मैं बोलूंगा वक्राकार पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठ हो गया। जैसे कि अपने पहले वाले में भी ऐसा ही काम किया था। ठीक है, हो गई बात। अब इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, मैंने बोला डायग्राम अभी यहाँ पे अधूरा पड़ा हमारा, मैंने कंप्लीट नहीं किया। पहले इसकी थोड़ी सी रामायण लिखी है, अब इसकी मतलब इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखो इस आवेश के कारण इस पॉइंट पी पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन मेरे को मिली थी कौन सी दिशा में मिली थी? अक्षीय दिशा में मिली थी। ठीक है, ये बात भी हो गई। जैसे मैं वापस बात कर लूँ, मार्कर एक बार ऑफ करते हैं। देखो सेम ऐसी प्रोसेस होगी, यहाँ पे भी कोई वर्ताकार पृष्ठ है, यहाँ पे भी कोई वर्ताकार पृष्ठ है और ये हो गया वक्राकार पृष्ठ हो गया। ठीक है, इस वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉइंट पी यहाँ पे स्थित है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी साइड होगी। ठीक है, ये भी तो कोई सरफेस हो गया। तो मैं यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश की मैं बात करूँ, डीएस की बात करूँ या फिर इस डीएस की बात करें तो देखो यहाँ पे वो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के क्या होता है बेटा? लंबवत होता है। तो डी एस वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इसके लंबवत चलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस उस साइड कर देते हैं। इधर भी मैंने किया ई वेक्टर और डी एस वेक्टर कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर इस पृष्ठ के ऊपर बात करें तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो मेरे को मिल रही थी ना वो तो है इसी साइड। जैसे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे दर्शा रहा हूँ ई वेक्टर। ठीक है, इस साइड है बेटा, इस साइड। और जो ds है वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा। ये इसका पृष्ठ होगा वो उसको लंबवत होगा। तो जैसे मैंने इसको लंबवत बनाया है तो मैंने यहाँ पे इसको दर्शा दिया ds वेक्टर से। अब हमारी बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब मेरे को करना पड़ेगा इसको साफ। देखो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शानदार टॉपिक है, इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। बस प्रोसेस को समझना है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इतना इजी टॉपिक है। ठीक है बेटा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा मैंने, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को निम्न तीन भागों में विभक्त करने पर। ठीक है,
मैं पहले बात करूं बायां वर्ताकार है तो वृत्त ही ना, सर्किल टाइप ही है बेटा, वर्ताकार पृष्ठ, जिसको मैंने लिखा है S1 ताकि हमें देख के समझ जाए, ठीक है। दूसरे की बात करें दायां, सॉरी इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, दायां वर्ताकार पृष्ठ S2, ठीक है। तीसरा है बेलनाकार वक्र पृष्ठ S3, ठीक है बेटा। इसके बारे में बात कर ली। अब देखो मेरे को यहाँ पे 3 पार्ट्स के अंदर बात करनी है। टोटल अगर मैं फाई निकालूंगा तो तीनों जुड़ जाएंगे। टोटल फाई की बात कर रहा हूं मैं, विद्युत फ्लक्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो सभी को जोड़ूंगा तो मैं यही लिखूंगा कि बंद समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस में, अब ये कौन से वाले सरफेस की बात हो रही है, पहले वाले की, S1 लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन बंद समाकलन E वेक्टर, सॉरी बंद समाकलन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, सॉरी भूल गया मैं, कोई बात नहीं। बंद समाकलन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अब सिर्फ बाहर की बात हो रही है, ठीक है। बंद समाकलन नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है, पहले लिख लिया, पहले लिखना बहुत जरूरी है, हो गया इतना। फिर देखो S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस समाकलन S3 और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वो ऐसा का ऐसा अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, डॉट प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और डॉट प्रोडक्ट में बेटा कौन सा काम में लेते हैं अपन, हमेशा अपन यहाँ पे काम में लेते हैं कोस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हटा देते हैं, देखो ध्यान से, S1 E ds कोस थीटा प्लस समाकलन S2 E ds कोस थीटा, ध्यान से सुनने बातों को, S3 E ds कोस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये किसकी जगह लिखा है, सिग्मा S समेशन Q की जगह लिखा है, जो वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ds और E के बीच में एंगल की यहाँ पे अपन को बात करनी है। तो सबसे पहले S1 के पास पे जाते हैं। E और ds दोनों एक ही एंगल के अंदर जा रहे हैं और एक ही एंगल के अंदर जाएंगे तो 0 डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सरफेस S1 की बात हो रही है, E ds कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन S2, इसमें आ जाओ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा, कोस 0 डिग्री। देखो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सरफेस तीसरे की बात करें तो मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है और ऐसे दिखाई देगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 डिग्री लेके चलेंगे, ठीक है। तो S3 E ds एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे तो भी मेरी बात को थोड़ा सा सुन लेना ताकि पता चल जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बात करते हैं बेटा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो सीधी सी बात है, मेरे पास में इसकी वैल्यू तो आ गई 0, खत्म, ठीक है। क्या बचा मेरे पास में, सिर्फ मेरे पास में बचा है समाकलन S1 E ds प्लस समाकलन S2 E ds इक्वल्स टू सिग्मा S अपोल में एप्सिलॉन नॉट। इतना बचा है मेरे पास में, थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। ये बात आ गई। अब देखो सिर्फ ये बचा है और ये बचा हुआ है। S1 और S2 पे जाके बात करूं तो देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र है, क्या मेरे को उस पॉइंट P पर भी विद्युत क्षेत्र वही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बेलनाकार पृष्ठ वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर S1 व S2 की हर पॉइंट के ऊपर मेरे को विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है। तो मैं लाइन लिखूंगा, देखो कैसे लिखते हैं, बात को अच्छे तरीके से समझना, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या बोलना चाह रहा हूँ उस बात को भी समझना। देखो वर्ताकार पृष्ठ की बात करें, ये वाला वर्ताकार पृष्ठ हो गया, ये वाला वर्ताकार पृष्ठ हो गया। तो वर्ताकार S1 व S2 के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, चलो आगे बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा साफ कर लेते हैं, अपन को चाहिए तो यही, ठीक है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई समान रहता है। किधर रहता है? पृष्ठ के ऊपर रहता है। ठीक है, मिटा दिया मैंने। इधर देखो, इधर बात कर लेते हैं। अगर कांस्टेंट रहेगा तो बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। S1 ds प्लस ई बाहर ले लिया और समाकलन S2 ds इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन में क्या गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें, इसकी बात करें। इस सरफेस के ऊपर इसका जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मैंने लिखा आपके लिए, जैसे मैंने लिखा, बताओ बेटा इसका जो समाकलन है वो क्या होगा? आप सभी बात दौड़ के आओगे, भाज के बोलोगे सर इसका तो x होगा। मैं अगर एक और लिख दूँ dy का क्या होगा? सर इसका तो y होगा। अरे वैसे ही यहाँ पे ds दे रखा है तो इस ds का क्या होगा? s ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे S1 ds इक्वल्स टू S2 ds। ठीक है, तो दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? s ही तो होगा। s होगा तो लिखो यहाँ पे ई एस प्लस ई एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन में क्या आया? एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 2e s इक्वल्स टू सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने। ठीक है, s से s कैंसिल हो रहा है। e की मेरे को वैल्यू चाहिए, e इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में क्या आया? एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही चाहिए बेटा मेरे को, यही चाहिए। यही है क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे को बोला जाए आपको इसको सदिश रूप में भी लिखना है तो सदिश रूप में भी देखो क्या लिखेंगे? सदिश रूप में। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो तो हमेशा सदिश राशि होती है। ठीक है, सिग्मा नहीं होता, अदिश राशि होती है। 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बात आ गई। अब मेरे को सभी की डायरेक्शन इस साइड में पता चली थी, एक ही दिशा मिली थी। तो यहाँ पे देखो मैं एक नॉर्मल सा नाम लिखूंगा एन कैप। ठीक है, एन कैप मतलब देखो वेक्टर इक्वल्स टू परिमाण मल्टीप्लाई में इकाई सदिश। जहां पे इधर लिख लेते हैं, जहां एन कैप परत के कारण या परत पर मान लो, परत के लिए मान लो। ठीक है, के लिए इकाई सदिश या एकांक सदिश, इकाई सदिश है, ये अपन को बात करनी थी। ठीक है, घबराना नहीं है बेटा, एकदम से इतना इजी टॉपिक है। 3 नंबर के अंदर इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब थोड़ा सा इसका रिलेशन के बारे में बात करें। अगर मैं ई और सिग्मा, ई और आर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखो रिलेशन हमारा कैसा निकल के आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, ग्राफ अगर मैं ई और सिग्मा के बारे में बात करूं तो मेरे को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है ई समानुपाती सिग्मा। तो मेरे को यहाँ पे ग्राफ जो बनानी पड़ेगी वो मेरे को बेटा बनानी पड़ेगी सीधी सीधी। ठीक है मेरे भाई, ऐसी की ऐसी बनेगी, बन गई। ठीक है, अब इन्होंने बोला, इसको वेक्टर मत लगाओ, इन्होंने बोला अब आर के बीच में भी रिलेशन निकालना है। तो देखो जरा ई समानुपाती आर, मैंने यहाँ पे आर तो ले लिया, लेकिन आर क्या फॉर्मूले के अंदर आया? आर की वैल्यू यहाँ पे फिलहाल क्या मेरे पास में 0 है। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है। तो सिर्फ ई की ही बात करेंगे। आर ये रहा और ई ये रहा। ई ही मेरे को कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। सारी जगह विद्युत क्षेत्र की बात क्या थी बेटा? समान चल रही थी, सेम था। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी हमारा जो चैप्टर है, एक क्लास हो रहेगी, एक क्लास के बाद में हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। एक जो क्लास होगी हमारी वो कम से कम 20-25 न्यूमेरिकल के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आग लगा के फटाफट मेरे को बता दीजिए कि सर अच्छे तरीके से टॉपिक हमें समझ में आया है। और वैसे देखें तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, कम से कम इतना तो आपका हक बनता है कि आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, और वैसे देखें तो टॉपिक बहुत शानदार है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं आप उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम आपके लिए आगे बढ़ते बढ़ते, मैं अब जैसे बात करें तो धीरे धीरे
रहे और बात करें तो 1 अप्रैल से आपके लिए 11th क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अभी 12th क्लास चल रही है, 12th क्लास के ये चैप्टर पूरा होने के बाद में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।